नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा मद्य निषेध, ठीक है, बिहार पुलिस, बीपीएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और ये मद्य निषेध प्रीवियस ईयर सवालों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 10वां संशोधन अधिनियम किया गया था। देखिए, 10वां संविधान संशोधन जो किया गया था ये 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। देखिए, 10वां संविधान संशोधन में था क्या? तो 10वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें किया गया था दादर नागर हवेली को, ठीक है, याद रखिएगा, दादर दादर नागर हवेली को, ठीक है, दादर नागर हवेली को 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1961 में हुआ था और 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर नागर हवेली को 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, बात करेंगे वर्तमान में टोटल अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है, याद रखिएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे, ये ध्यान रखिए कौन कौन से हैं, ठीक है। दादर नागर हवेली तो आप देख लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर, जेके यानी जम्मू कश्मीर। दूसरा हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। चौथा पुडुचेरी, पुद्दुचेरी, ठीक है, पुद्दुचेरी। अगर हम यहाँ पे पांचवा की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। छठा बात करेंगे लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और सातवां तो आपका दादर नागर हवेली हो गया। और आठवां की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। 8 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर होता है, लद्दाख की राजधानी लेह होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी, ठीक है, ध्यान रखिए, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही होता है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या होता है? कवरत्ती। उसके बाद, ठीक है, चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो 10वां संविधान संशोधन, ठीक है, के द्वारा दादर नागर हवेली को 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जो 1961 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए, अगला सवाल कह रहा है आपके सामने, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए, 7वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, ठीक है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक व्यक्ति जो है वो कितनों भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कहा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, यानी राष्ट्रपति के पद का उल्लेख ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है दोस्तों। संसद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र मोदी है, जो 15वें प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है।
पूछेगा मुखिया बनने के लिए, गांव में जो मुखिया बनता है उसका न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जयराम दास दौलत राम जो थे ये स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, ये देखिए बिहार के राज्यपाल रहे भी हैं, ये असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, असम के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये बिहार के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे, तो 1947 से लेकर 1948 तक रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 1947 से 1948 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ध्यान रखिएगा, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो थे ये श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पूछेगा कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो आपको पता है राज्यपाल के पूछेगा सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी, दोनों उत्तर प्रदेश की थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की भी थी और सुचेता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम। देखिए अभी वर्तमान में चेंज हो गया है बिहार के राज्यपाल। ठीक है, इससे पहले कौन थे, आरिफ मोहम्मद खान थे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में चेंज होकर कौन बने हैं, उनका नाम कमेंट में लिखिए। ठीक है, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला आपके सामने कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन में हुआ था, कब हुआ था, तो भारत की जो संविधान सभा का गठन हुआ था ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, और 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था, याद रखिएगा। भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों 1948 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1948, ये डेट याद रखिए दोस्तों, कब, 30 जनवरी 1948, ये डेट याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, तो गांधी जी का मृत्यु हुआ था, यानी गांधी जी की हत्या किया गया था 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948, ये डेट याद रखिए, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस याद रखिएगा, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। 1945 के बारे में अगर आपको ध्यान रखना है तो 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ था। ठीक है, यूएनओ का स्थापना हुआ था 1945 में, क्या हुआ था, यूएनओ का स्थापना हुआ था। ठीक है, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, हेडक्वार्टर, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, 1948 में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, और भारत की संविधान सभा का गठन भी किया गया था 1946 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि कैमूर श्रेणी निम्न में से किन राज्यों में स्थित है दोस्तों, ये स्थित है मध्य प्रदेश और बिहार में। ठीक है, देखिए कैमूर जो श्रेणी है ये मध्य प्रदेश के कटनी से लेकर बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, 430 किलोमीटर तक। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कटनी से लेकर यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी के कटनी से लेकर से बिहार के कहां तक, सासाराम। ठीक है, सासाराम तक फैला हुआ है क्या, तो आपका कैमूर श्रेणी, जो कितना किलोमीटर ये फैला हुआ है, तो टोटल ध्यान रखिएगा
ये 430 किलोमीटर में फैला हुआ है, 430 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कैमूर सिटी जो मध्य प्रदेश और बिहार में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की थोड़ा सा बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, तो याद रखिए दोस्तों, बुल्लर झील है जो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। बुल्लर झील दोस्तों कहाँ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बुल्लर झील, डल झील, ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है कि लुई 16वां को गणतंत्र सरकार द्वारा गिलोटिन किस वर्ष में दिया गया था। देखिए गिलोटिन मतलब आप समझिएगा, गिलोटिन एक मृत्यु दंड दिया जाता है। गिलोटिन क्या है, एक मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड दिया जाता है। मतलब गिलोटिन किस वर्ष में दिया गया था, गिलोटिन की तरह, यानी कहने का मतलब है कि आपका हाथ बांध दिया जाएगा, ठीक है, और आपका मूड़ी में कुछ कर दिया जाएगा और मूड़ी कत्ल कर दिया जाता है, यानी मृत्यु दंड दिया जाता है। गिलोटिन, गिलोटिन की तरह ही मृत्यु दंड दिया गया था किसको, लुई 16वां को। कब दिया गया था ये ध्यान रखना है, तो 21 जनवरी 1793 को दिया गया था, ठीक है, डेट याद रखिए 21 जनवरी 1793 को। अच्छा, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं, ठीक है, मैं ही राज्य हूं, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं, किसने कहा था, तो याद रखिए लुई, लुई 14वां कहा था, ठीक है, लुई 14वां, लुई 14वां ने क्या कहा था, लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लुई 16वां को गणतंत्र सरकार द्वारा गिलोटिन किस वर्ष में दिया गया था, तो 21 जनवरी 1793 को दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी जो थे ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों में कौन भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, तीनों में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। पूछ रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, द्वितीय हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। कुछ समझौते किए गए थे, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए 1935 में क्या हुआ, ये डेट याद रखिएगा, इसमें आरबीआई का स्थापना कर सकते हैं आप कि आरबीआई का स्थापना हुआ था, ठीक है, कब, 5 मार्च 1931 को, सॉरी 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है, 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था। जो वर्तमान में जो गवर्नर है आरबीआई के, संजय मल्होत्रा है, कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1939 में क्या हुआ था, देखिए 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था कब से कब तक, तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए 1939 में आप एक घटना और हुई थी, ठीक है, हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1939 में हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले एक और अधिवेशन हुआ था 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1929 में क्या हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, कौन किए थे, तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ठीक है, देखिए 1932 की घटना और याद रखिएगा, पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट। ठीक है, और 23 मार्च 1931 को, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, याद रखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, गांधी और किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है कि महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो देखिए 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। गए थे कब थे? गए थे 1893 को, 1893 को गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। लौटे थे कब? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1915 का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था। हिंदू महासभा का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किए थे। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना किए थे। ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 1920 में। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन, और 1922 में ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। किस घटना के बाद? तो चौरा चौरी घटना के बाद, जो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, चौरा चौरी कांड। उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो लौटे थे कब? याद रखिए 1915 में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1915 में वापस लौटे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है, किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? दिल्ली से स्थानांतरित कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात किए थे 1905 को क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अच्छा, पूछेगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और उसमें जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इसी के समय में ही बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 1931 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए, कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, सरदार, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना बड़ा बड़ा नाम है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और 1947 को क्या हुआ था? भारत तो आज़ाद हुआ ही था। तो किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? 1911 में। देखिए, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? तो 1912 को। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली बना। भारत की राजधानी दिल्ली बना कब बना? तो 1912 में बना। ठीक है, और 1912 में ही ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि इनमें से किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम बात किए थे 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा बिहार दिवस। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बारे में, समझिएगा। देखिए दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या अगर हम बात करेंगे तो 40 लोकसभा सीट है, ठीक है। बिहार में विधानसभा की सीट दोस्तों 243 है। बिहार में विधानसभा हो गया, बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 75 है। और बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है? राज्यसभा की सीट दोस्तों कितनी है? तो 16 राज्यसभा सीट है, ठीक है। बिहार में जिला कितना है? तो बिहार में जिलों की जो संख्या है वो 38 है। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितना है बिहार में? अनुमंडल तो 101 अनुमंडल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 101 अनुमंडल है, 9 प्रमंडल है, जिलों की संख्या 38 है। सबसे बड़ा जिला दोस्तों बिहार का कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा बिहार का क्षेत्रफल, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 22 मार्च। अच्छा, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है वो गौरैया है, ठीक है। बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अरवल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पेट्रोलियम खनिज का निर्माण नहीं होता है? तो याद रखिएगा, डिगबोई असम में पेट्रोलियम क्षेत्र का निर्माण होता है। बॉम्बे हाई मुंबई में भी होता है। नर्मदा नदी का डेल्टा इसमें नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृष्णा नदी का डेल्टा, इसमें पेट्रोलियम का निर्माण होता है, खनिज का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी डेल्टा में नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में दोस्तों बैतूल जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। रामगढ़ कहाँ होगा? झारखंड में। सबसे पहले देखेंगे उड़ीसा, देखिए ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा के संबलपुर में क्या होता है? ये कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में होता है। यहाँ पे बैतूल सुधार लीजिएगा, बैतूल, ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। और सरगुजा जो होता है, सरगुजा ये उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा के सरगुजा में कोयला क्षेत्र है, ठीक है, उड़ीसा के सरगुजा में कोयला क्षेत्र है, ठीक है। उड़ीसा के संबलपुर में कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। और झारखंड जो है ये रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ में कोयला क्षेत्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1917 में किया गया था चंपारण सत्याग्रह, जिसको तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती कहा जाता था किसानों को, ठीक है। तो सबसे पहला सत्याग्रह था दोस्तों ये जो सत्याग्रह किए थे, कौन किए थे? महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किए थे, चंपारण सत्याग्रह का, और ये सफल भी रहा था, ठीक है। तो 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। बहुत से सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1945 में हम बात किए थे, ठीक है। यूएनओ का स्थापना हुआ था, यूएनओ जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। वैसे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, किसका? यूएनओ का, याद रखिएगा। यूएनओ का अगर मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसके जो आरबीआई के गवर्नर कौन है?
संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। आपके सामने नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, 1956 से 1961 के बीच हुआ था। का प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र पर केंद्रित था, तो भारी उद्योग पर केंद्रित था। किस पर केंद्रित था, भारी उद्योग। देखिए द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए कौन सा पंचवर्षीय योजना हुआ था, सीरियल वाइज देख लेते हैं। जो पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था ये कब से कब तक हुआ था, 1951 से 1956, ठीक है, 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, ठीक है, ये ध्यान रखिए, वहाँ पे 66 लिख दिया 1966, ठीक है। चौथी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1969 से 1974 हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1974 से 1979, ठीक है। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना ही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक हुआ था, 1978 तक हुआ था, ठीक है। कितने साल तक हुआ था, 4 साल। पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ध्यान रखिएगा 1992 से 1997। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। उसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया है शायद, ठीक है। तो ये है पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना 1951 होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था जिसको हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961, ठीक है, ये आधारित है पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक मात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल का था। कितने साल का था, 4 साल का, ठीक है। ये एग्जाम में सवाल पूछता है। देखिए यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा असफल रहा था। क्यों असफल रहा था, कि इसी योजना के बाद भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध, ठीक है। भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, कब, 1965 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो इसी के बीच ये बहुत ज़्यादा असफल रहा था युद्ध के कारण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित है। देखिए रिपोर्ट देता है, ये जो महालेखा परीक्षक है ये रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, ठीक है, किसको देता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। ये अनुच्छेद 151 में है, किसमें है, अनुच्छेद 151 में है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 148 में कैग के पद का उल्लेख किया गया है, ठीक है, सीएजी के पद का उल्लेख किया गया है, यानी महालेखा परीक्षक के, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये अनुच्छेद 148 में इसका पद का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को। इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 151 में इसका उल्लेख किया गया है,
ठीक है। देखिए कुछ कर्तव्य और शर्त है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की इसका उल्लेख 149 में किया गया है, ठीक है। CAG के कर्तव्य एवं शर्त का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 149 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है दोस्तों। देखिए नोवाक जोकोविच दोस्तों एक प्लेयर है, यानी खिलाड़ी है, ये टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टेनिस खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया राजधानी क्या होता है, तो बेलग्रेड होता है। क्या होता है, बेलग्रेड, ये आपको ध्यान रखिएगा। सर्बिया राजधानी क्या होता है, बेलग्रेड। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो सर्बिया संबंधित है, जिसकी राजधानी क्या होता है, बेलग्रेड। और नोवाक जोकोविच जो दोस्तों ये टेनिस खिलाड़ी है। अच्छा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बर्न होता है। क्या होता है, बर्न। पुर्तगाल की राजधानी क्या होता है दोस्तों, लिस्बन होता है, याद रखिएगा, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी होता है, ठीक है। स्पेन की राजधानी क्या होता है, मैड्रिड होता है, मैड्रिड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ से आया था, वास्को डी गामा जो भारत के समुद्री मार्ग खोज किया था 1498 से, वो पुर्तगाल के ही थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने है कि अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। देखिए कलिंग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है ये 13वें शिलालेख में मिलता है। देखिए अशोक के टोटल 14 शिलालेख था। कितना शिलालेख था, 14, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख जो माना जाता है वो 13वें शिलालेख को माना जाता है, क्योंककि उसमें कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया। किस युद्ध का चर्चा किया गया है, कलिंग युद्ध का 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 BC में हुआ था, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था, वर्तमान में कहाँ पड़ता है कलिंग युद्ध, ये पड़ता है वर्तमान में ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा दोस्तों किसके बारे में, तो अशोक दोस्तों ये किस वंश का शासक है, तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक हुआ, मौर्य वंश का शासक है। ये किसका बेटा है अशोक, ये बिंदुसार का बेटा हुआ, ठीक है, बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, तो अशोक हुआ, ये आपको ध्यान रखिएगा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अशोक का शासनकाल कब से कब तक है, तो अशोक का शासनकाल याद रखिएगा दोस्तों 200, ठीक है, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल माना जाता है अशोक का, ठीक है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक करवाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिससे वो आहत होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है अशोक, ठीक है, इसीलिए अशोक महान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट आपके सामने है कि बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये कैमूर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, कैमूर में, ठीक है। देखिए पहला जो है वाल्मीकि है, याद रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है, ये है आपका पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में ही क्या है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, पहला है। और दूसरा जो किया जा रहा है बाघ अभ्यारण्य का निर्माण वो कैमूर में किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये किया गया था अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था, USA अमेरिका में किया गया था गदर पार्टी का स्थापना। गदर पार्टी के संस्थापक कौन हुए, ठीक है, गदर विद्रोह पार्टी का स्थापना जो किए थे वो 1913 में किया गया था। कब किया गया था, तो किया गया था 1913 में, ठीक है। संस्थापक कौन थे, ठीक है, संस्थापक थे लाला हरदयाल, ठीक है, ये संस्थापक हुए, ये आपको ध्यान रखिएगा।
देखिए इसका जो मुख्यालय है, गदर पार्टी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्थापना कहाँ किया गया था? यूएसए, अमेरिका में किया गया था। तुर्की राजधानी क्या है दोस्तों? अंकारा। तुर्की राजधानी क्या है? अंकारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन, ठीक है, लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला आपके सामने कह रहा है, खाली स्थान भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ होता है, यानी कौन सा होता है? तो ये वरुण होता है, ठीक है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है। एक और होता है गरुड़ अभ्यास, इसी के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ अभ्यास होता ही है, साथ में वरुण अभ्यास, वरुण भी होता है, नौसैनिक अभ्यास, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का उपदेशक माना जाता है? तो रैदास को, ठीक है, रैदास को मीराबाई का उपदेशक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। जीत किसकी हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे और मराठा क्या हुए थे? तो हार गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध, ये 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। अकबर और हेमू के बीच दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, ठीक है। हेमू हार गया था, अकबर जीत गया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध यहाँ पे लिख देते हैं, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी जो है दोस्तों, ये लोदी वंश का अंतिम शासक है, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा दोस्तों, क्या पूछेगा कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सबसे पहले बात करेंगे चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध, चौसा का जो युद्ध हुआ था ये 1539 में हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, इसी को बोलते हैं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? देखिए दोनों जो युद्ध है, चौसा का युद्ध या फिर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, दोनों युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। दोनों युद्ध में हुमायूं हार गया था, शेर शाह सूरी जीत गया था। एक हुआ था सरहिंद का युद्ध, ये भी ध्यान रखिएगा, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 1555 में हुआ था, ठीक है, 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो कुछ युद्ध है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी हार गया था, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ, ठीक है। और बाबर ने ही पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मुगल वंश का स्थापना किए थे, याद रखिएगा, मुगल वंश का स्थापना किए थे 1526 में, याद रखिएगा। 1526 में मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। देखिए बाबर का युद्ध और सा है, जैसे पूछेगा कि खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद पूछेगा चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, 1528 में हुआ था। उसके बाद पूछेगा घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ठीक है। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की जो मृत्यु होती है 1530 में हो जाता है, ठीक है।
तो खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। पानीपत दोस्तों है कहाँ? पानीपत हरियाणा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि भारतीय राज्य उड़ीसा को खाली स्थान पर स्थापित किया गया था। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था, बिहार से अलग होकर उड़ीसा का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, उड़ीसा में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछिएगा। भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी आपका दोस्तों उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा में दोस्तों क्या है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। ये किस नदी पर है? ये ध्यान रखिएगा, ये महानदी पर है। महानदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? तो चिल्का झील ध्यान रखिएगा, चिल्का झील ये आपका उड़ीसा में है, चिल्का झील। ठीक है, जो सबसे बड़े खारे पानी का झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। पूछेगा कि कौन सी नदी को 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है दोस्तों? तो माही नदी। देखिए माही नदी जो है दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार मध्य प्रदेश में काटती है, एक बार गुजरात में काटती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से राज्य सबसे पहले देखते हैं? तो सबसे पहला राज्य गुजरात, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वां त्रिपुरा और 8वां क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों अगला सवाल कह रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पतंजलि का है? याद रखिएगा, महाभाष्य जो दोस्तों ये पतंजलि का है। किसका है? पतंजलि का है महाभाष्य, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, देखिएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ठीक है, ये है दोस्तों ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का इकाई है किलोवाट घंटा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और संवेग का जो ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड ये होता है संवेग का। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। देखिए कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल भी होता है, याद रखिएगा। कार्य या फिर ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो जूल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछेगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन जो होता है ये ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? देखिए डेंगू दोस्तों ये जीवाणुवीय रोग नहीं है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, बल्कि डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया, ये सब क्या है दोस्तों? जीवाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीवाणु का अध्ययन जो है, याद रखिएगा, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, BACTERIOLOGY,
बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है जीवाणु का अध्ययन। पूछेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी, ठीक है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन दोस्तों याद रखिएगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका पूछेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन आपको ध्यान रखना है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, साइटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेंगू जो है ये जीवाणुवीय रोग नहीं है, बल्कि डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया सब क्या है, जीवाणुवीय रोग है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपके सामने, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन के वर्ग को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो साइटोकाइनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोकाइनिन कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन के वर्ग को साइटोकाइनिन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कर आपके सामने, नेक्स्ट है 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट लैवोजिए का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिए थे वो एंटोनी लॉरेंट लैवोजिए ने दिए थे, 1789 में दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है दोस्तों, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है, ठीक है, यानी पादप कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए तारक काय जो है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है जंतु कोशिका में पाया जाता है तारक काय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, तारक काय जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, बल्कि सेलुलोज कोशिका भित्ति हो गया, प्लास्टिड हो गया, रसधानी हो गया, ये सब जो है पादप कोशिका है, ठीक है, और तारक काय क्या है दोस्तों, ये जंतु कोशिका है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए मानव खोपड़ी की अगर हम बात करते हैं टोटल, इसमें ऑप्शन डी होगा इसका 22 होगा, लेकिन पूरे हम मुंडे की बात करेंगे, यहाँ से ऊपर की पूरा बात करेंगे तो टोटल 29 हड्डियाँ हैं। देखिए खोपड़ी में 8 हड्डी होता है, याद रखिएगा, खोपड़ी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, खोपड़ी, तो खोपड़ी में टोटल 8 हड्डी होती है। चेहरा हमारा जो फेस है, फेस में टोटल कितना हड्डी होता है, हाँ, चेहरा में 14 हड्डी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कान दोनों मिलाकर कितना हड्डी होता है, तो 6 हो गया, कितना हो गया टोटल, 8 6 14 14 28 हो गया, ठीक है। एक और हड्डी होता है, ठीक है, एक और हड्डी होता है, टोटल 29 हड्डियां होती है हमारे पूरा ये। लेकिन हमें पूछ रहा है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो मानव खोपड़ी खोपड़ी तो 8 ही है, लेकिन दोनों मिलाकर देखेंगे तो 22 यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए यहाँ पे समझ गए होंगे, खोपड़ी में 8 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने क्या रहा है, कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में संचित होने वाला लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है, यह उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, तो पायरुवेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ये जो पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, इसका जो खोज किया था याद रखिएगा, अल्टमैन ने किया था, ठीक है, अल्टमैन ने जिसका खोज किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था, ये आपको ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल क्या अगर आपके सामने देखिएगा, नेक्स्ट है कि कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने पड़ोसी वर्ग टीन और सिलिकॉन के समान है, ठीक है, तो जर्मेनियम कौन है दोस्तों, जर्मेनियम। टीन का संकेत क्या होता है, टीन का संकेत Sn होता है, Sn। सिलिकॉन का 14 इसका परमाणु संख्या होता है
SI होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने पड़ोसी वर्ग टीन और सिलिकॉन के समान है? तो ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम, ठीक है। लेड जिसको शीशा बोलते हैं दोस्तों, पीबी होता है इसका संकेत, पीबी परमाणु संख्या 82 होता है, कितना होता है? 82, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि एक व्यक्ति का समूह रक्त समूह ब्लड ग्रुप AB है, वह किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो वो एबू समूह वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए जिसका रक्त समूह AB है वो सिर्फ AB समूह वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। देखिए 4 रक्त समूह होता है, कौन कौन सा होता है? A होता है, B होता है, AB होता है, एक O होता है। देखिए O जो होता है दोस्तों, ये इसको सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता, ठीक है, यानी डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोनर, ये आपको ध्यान रखिएगा। और इसको जो है सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही, ये ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में एक्सेप्टर बोलते हैं, ACCEPTER, एक्सेप्टर बोलते हैं इसके इंग्लिश में सर्वग्राही AB को। तो 4 होते हैं, ABABO, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको सर्वग्राही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता। सभी से ले सकता है, ये सभी को दे सकता है, O, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपके सामने है कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, दृष्टिपटल पर। दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा जाता है, रेटिना पर बनता है। दृष्टिपटल को ही क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है, यानी रेटिना पर वस्तु बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि एवोगाड्रो संख्या का मान है, क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा 6.022 पूरे 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है कि परमादेश का क्या अर्थ होता है दोस्तों? देखिए परमादेश का अर्थ होता है हमारा आदेश है। क्या है? हमारा आदेश है, इसका अर्थ होता है परमादेश। देखिए उच्च न्यायालय, एक होता है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है। और उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है। कौन कौन सा रिट है दोस्तों? सबसे पहले है, याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक है, अधिकार परीक्षा, चौथा क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा, और पांचवा हो जाएगा प्रतिषेध, प्रतिषेध, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी किया जा सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ठीक है। देखिए आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। संविधान का आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिए। किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था संविधान का आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपके सामने है, ऊर्जा का आयामी सूत्र है, क्या है? तो ml2t-2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा कैसे मात्रक होता है? जूल, या को ध्यान रखिए, ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। देखिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा कवक दाद के लिए जिम्मेदार है जो मनुष्यों में सबसे आम संक्रमण रोग है? ठीक है, याद रखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? ट्राइकोफाइटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ट्राइकोफाइटन। कौन सा कवक दाद के लिए जिम्मेदार है? तो ट्राइकोफाइटन जो है ये दाद के लिए जिम्मेदार है, मनुष्यों में सबसे आम संक्रमण होता है, रोग होता है। ठीक है, हम आपको बताए थे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, जो आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 को हुआ था। ठीक है, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो वो बताए थे ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और जो हुआ था याद रखिएगा, ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट, याद रखिएगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच ठीक है, यानी एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सेना सब थे। जीत किसका हुआ था? तो इनका जीत हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को हुआ था। पूछेगा दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 को हुआ था, 1576 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला आपके सामने कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय जो बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। पूछेगा इसके अध्यक्षता कौन किए थे? ये आपको ध्यान रखिएगा, मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस ने इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का। देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था, आपको ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, राजगृह। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय जो बौद्ध संगीति हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ये आजाद शत्रु शासनकाल में हुआ था, आजाद शत्रु शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो अध्यक्षता किए थे महाकश्यप थे, महाकश्यप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था, ये कालाशोक के समय में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था और सबा कामी की अध्यक्षता में हुआ था, सबा कामी की अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था
और ये जो हुआ था, ठीक है, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था, हम आपको बता दिए थे, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। चतुर्थ जो बौद्ध संगीत हुआ था कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, ये हुआ था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अशोक होगा, अशोक की अध्यक्षता में हुआ था तीसरा, ठीक है, अशोक है ना, अशोक की अध्यक्षता में हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा, वसुमित्र किए थे, उपाध्यक्ष थे अश्व घोष, और इसका उपाध्यक्ष कौन थे, अश्व घोष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तीसरा जो हुआ था, याद रखिएगा, तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ जो हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चारों बौद्ध संगीति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट आपके सामने है कि 1921 का मोपला किसान विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये केरल से संबंधित है, ठीक है। यानी मोपला विद्रोह जो हुआ था ये 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है दोस्तों, तो ये है तीसरी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये 1951 से 1956 के बीच हुआ था, ठीक है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1956 से 1961 के बीच हुआ था, ठीक है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1961 से 1966 के बीच हुआ था। चौथी जो हुआ था ये 1969 से 1974 के बीच हुआ था, ठीक है। देखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ये हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित था, डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है ये आधारित था महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है दोस्तों, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है। तो ये 1942 में, कब, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। शुरुआत पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसी में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1940 में दोस्तों क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, 1940 में हुआ था, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोक नायक के नाम से जाना जाता है, लोक नायक, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे, करो और मरो का नारा जो दिए थे, डू एंड डाई का, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिए थे, जो 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव को कांग्रेस ने कराची सत्र में अपनाया था। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जो 1931 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था? कराची सत्र में अपनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए हम आपको अभी बताए थे कि 1931 में जो कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है, तो उन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है, कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है दोस्तों? ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि गंगा नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये निकलती कहाँ से गोदावरी नदी? तो ये निकलती है महाराष्ट्र के त्रिम्बकम की पहाड़ी से। ठीक है, नासिक के त्रिम्बकम त्रिम्बकम की पहाड़ी से, ठीक है, निकलती है। ये आपको ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इसलिए 23 जनवरी को याद रखिएगा पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी को याद रखिएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिए इनके बारे में अगर बात करेंगे तो इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में दिया गया था, 1913 में दिया गया था। सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, साहित्य के लिए दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। जन गण मन की रचना किए थे, याद रखिएगा, जन गण मन की रचना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गैर भारतीय रूप में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? गैर भारतीय रूप में सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सबसे पहले गैर भारतीय रूप में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था, कब किया गया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। काला कानून,
रॉलेट डेट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है रॉलेट डेट को, ठीक है, जो 1919 में हुआ था। 1922 में दोस्तों याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुआ था जिसका नाम है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें करीब इस घटना में 22 लोग मारे गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1921 में क्या हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1920 में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर किया जाता है। ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर पशु मेला जो है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल, ओलंपिक में भारत ने कितनी बार पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, तो 8 बार जीता है। कितना जीता है दोस्तों, 8 बार। कब कब जीता है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1928, फिर 1932, फिर 1936, ठीक है, फिर 1948, याद रखिएगा, फिर 1952, फिर 1956, फिर 1964, फिर 1980। ये डेट आपको ध्यान रखना है, कब कब, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। ये 4 आपको ध्यान रखना है, सॉरी 8 आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक में भारत ने कितनी बार, तो 8 बार, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता था, तो कुमार के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा, कुमार के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है दोस्तों, तो पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है। बाणभट्ट। कादम्बरी जो पुस्तक है इनका द्वारा लिखा गया है, कादम्बरी जो पुस्तक है दोस्तों ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शूद्रक के द्वारा याद रखिएगा मिर्च कटिकम जो पुस्तक है, मिर्च कटिकम ये इन्हीं का पुस्तक है, ठीक है। पतंजलि का योग सूत्र है, योग सूत्र किनकी पुस्तक है, ये है पतंजलि का। कादम्बरी बाणभट्ट का, पाणिनि अष्टाध्यायी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, तो बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो हुमायूं था। हुमायूं का युद्ध याद रखिएगा, सबसे पहला युद्ध याद रखिए दोस्तों, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का जो युद्ध हुआ था ये 1539 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कह सकते हैं, ये कब हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। देखिए ये जो दोनों युद्ध हुआ था, दोनों युद्ध ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें जीत किसका हुआ था, शेरशाह सूरी जीत गए थे। कौन जीत गए थे, शेरशाह सूरी का जीत हुआ था और हुमायूं हार गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और पूछेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो इनका जो मकबरा है सासाराम में। कहाँ है, सासाराम में इनका मकबरा है, ये भी ध्यान रखिएगा, सासाराम, ठीक है। अकबर दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, सेकेंड पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, हेमू हार गया था, अकबर जीत गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों कौन आया था, बाबर आया था। बाबर ने ही मुगल वंश का स्थापना किए थे। बाबर का बेटा हुआ हुमायूं,
हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां, शाहजहां का बेटा हुआ औरंगजेब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है दोस्तों? तो जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है 9.46 गुने 10⁻15 एम मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि बिहार में प्रस्तावित SEZ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ये स्थापित किए जाएंगे बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। देखिए SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये जो स्थापित किए जाएंगे बक्सर और पश्चिमी चंपारण में किए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मिनी माता एपिसोड से जुड़ी विषैली धातु कौन सी है दोस्तों? तो पारा, यानी मरकरी के द्वारा मिनी माता रोग होता है। ठीक है, अधिकता से पूछेगा कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। ठीक है, यानी कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कैडमियम सीडीज का संकेत, पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सीसा का परमाणु संख्या Pb82 होता है, Pb82 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो मिनी माता एपिसोड से जुड़ी विषैली धातु कौन सी होती है? पारा, मरकरी इसको बोल सकते हैं, और कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। देखिए अगला सवाल, अगला आपके सामने है कि शैवालों के किस वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है? ठीक है, तो हरा शैवाल किसको कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? शैवाल का अध्ययन, याद रखिएगा, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है ये शैवाल का अध्ययन कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। मानवों में अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से किससे बना होता है दोस्तों? तो डीएनए से बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, मानवों में अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। देखिए अगला सवाल, अगला आपके सामने है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस है। पैंथेरा लियो दोस्तों ये शेर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, और एसिनोनिक्स जुबेटस जो है ये चीता का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटिस, और पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम, पैंथेरा टिग्रिस ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आपके सामने कह रहा है, आमतौर पर चेहरा देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? देखिए आमतौर पर अगर बात करेंगे तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पीछे के दृश्य को देखने के लिए छोटा करके उन्हें बड़ा दिखाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आमतौर पर चेहरा देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है कि फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? ठीक है, फल बन जाता है अंडाशय, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि राजमार्गों पर गति सीमा का ऐसा मात्रक क्या है? ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ये गति सीमा का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर आपके सामने। नेक्स्ट है हुक वर्म से होने वाला रोग कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों?
तो एलिफेंटिएसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिफेंटिएसिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुक वर्म से होने वाला रोग कहलाता है एलिफेंटिएसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस अम्ल है, इसका सूत्र होता है H2SO3 होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और सल्फ्यूरस का होता है H2SO3 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि जब हेलो एल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे कौन सा अभिकर्मक बनाते हैं? तो वो बनाते हैं ग्रीगार्ड अभिकर्मक। कौन सा बनाते हैं? ग्रीगार्ड अभिकर्मक बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय बनाने में प्रयुक्त होती है? दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। गर्भाशय, आंख की परितारिका और श्वसनी में किस प्रकार की पेशियां होती है? तो चिकनी पेशियां होती है। कौन सी पेशियां होती है? चिकनी पेशियां होती है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सिनकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? दोस्तों तो छाल का उपयोग किया जाता है। किसका? छाल के। मलेरिया तो रोग किससे होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से, मादा एनोफ्लीज के मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो सिनकोना वृक्ष को किस भाग का उपयोग? छाल का उपयोग करते हैं मलेरिया के उपचार के लिए, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कर आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से, याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का ना बनना, ये विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है, जो बच्चों में होता है। रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन ए का रसायन नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का रसायन नाम होता है कैल्सिफिरॉल, विटामिन सी का रसायन नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का रसायन नाम होता है किलोफिनॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि बल का आयामी सूत्र क्या है? तो ml-2, ml-T-2, ml-T-2, ये बल का आयामी सूत्र। बल का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए ये दोस्तों आपका लास्ट सवाल था शायद। ठीक है, तो हमने टोटल दोस्तों प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है टोटल। दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो क्लास डेली होगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है। इतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। और क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका सजेशन जरूर दीजिएगा दोस्तों, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।